Hello students, welcome to our study point. Today we will learn microorganisms, which is chapter 2 of class 8. Microorganisms are friend or foe? Foe means enemy. Enemy means दुश्मन. फ्रेंड्स का मीनिंग तो सभी बच्चे जानते हैं कि फ्रेंड्स क्या होते हैं, फ्रेंड क्या है ना। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव। तो अब आपको जो हम यहाँ पे चैप्टर जो पढ़ेंगे, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस देयर विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी. These are called microorganisms or microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish patches. मतलब कि अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो अपने आसपास हमने काफ़ी तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं, लेकिन हमारे कुछ आसपास ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं नेक्ड आइज से, अपनी आंखों से, तो उन्हें माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. जैसे कि अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये ब्रेड है, ब्रेड के पीस के ऊपर वाइट वाइट ग्रे कलर के पैचेस पड़ जाते हैं. जब बारिश होती है या मॉइस्चर मिल जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ग्रेइश पैचेस पड़ जाते हैं. यू विल सी द टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स. डू यू नो वॉट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम. कि कहाँ से आते हैं ब्लैक पैचेस जो पड़ जाते हैं, ये कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं भाई, और क्या है ये. तो इनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये पैचेस भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल. कुछ हम मॉइस्ट सॉइल ले लेंगे एक बीकर में, ठीक है. ऐड वाटर टू इट आफ्टर द सॉइल. देखो इस तरीके से बीकर ले लिया. बीकर में अब हमें क्या करना है, सॉइल लेना है, सॉइल मिट्टी लेनी है. मिट्टी ली हमने, ये मिट्टी है, इसमें मतलब अब हमने कुछ पानी डालना है. पानी डाला तो बीकर में जो अंडर मतलब हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो उसमें क्या दिखेगा, हमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे. और सेम ऐसे ही हमें एक और बनाना है कि अब टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, मतलब तालाब से हम कुछ पानी ले आएंगे, तो वहाँ पर अगर हम एक ग्लास की स्लाइड पे लगा देते तो हमें कुछ इस तरीके के पानी दिखेगा, जो कि हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये पूरे में इस तरीके से हमें छोटे छोटे जीवाणु मतलब माइक्रोब्स दिखाई देंगे. आगे बढ़ते हैं. दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट द वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स दैट नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. अब इसमें क्या बोला है, ये जो ऑब्जर्वेशन अगर हम करते हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स से मिट्टी में और पानी में दोनों में छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. मतलब हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आइज बोलते हैं जिनको, unaided eyes बोलते हैं. Some of these such as the fungus that grows on bread can be seen with a magnifying glass. Other cannot be seen without the help of a microscope. That's why there are called microorganisms or microbes. तो इनको इसलिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स बोलते हैं, क्योंकि हम इनको बिना उसके नहीं देख सकते हैं. इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि इसको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं. हमें फंगस दिखाई देता है लेकिन प्रॉपर नहीं दिखाई देता कि कितना है. ओके. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. इसके 4 मेजर ग्रुप्स हैं. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई और फंगी बोलते हैं इसको कई, प्रोटोजोआ एंड सम एलेग. ओके. जो जिसके स्कूल में बोला जाए फंजाई फंगी वो यूज़ करें. सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन दिस फिगर. अब ये जो हैं 4 मेजर ग्रुप्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, फंगी, प्रोटोजोआ और एलेग. अब इससे क्या क्या होता है, अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वायरस जो है माइक्रोस्कोपिक जरूर होता है, लेकिन वो फिर भी डिफरेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स. तो अगर अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो होस्ट ऑर्गेनिजम्स तो वो खुद से, मतलब एक देखो इस तरीके से होता है, जो खुद होस्ट कर रहा है मतलब जो खुद बना रहा है उसको वो खुद ही अपने अंदर, सिंगल सेल्ड है ना ये, एक्चुअली इनसाइड होता है तो सेल्स होते हैं बेटा, तो ये खुद ही रिप्रोड्यूस करता है. ये क्या करता है, खुद ही अपने आप अंदर बनाता रहता है,
ठीक है, 2 आवर्स करीब लगता है इनको टाइम रिप्रोड्यूस करने में। तो ये इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। ओके बच्चों, जो होस्ट करता है वो खुद ही रिप्रोड्यूस कर लेता है वायरस। ओके, अब अगर हम बाद में आगे पढ़ते हैं, सॉरी, विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, जो कि क्या है, बैक्टीरिया होती है जिसके प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन एलिमेंट्स like cold, influenza and most coughs are caused by viruses। अब देखो इसमें, अब हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो बैक्टीरियाज और वायरसेस और माइक्रोब्स सब में होता है। लेकिन ये जो हम बात करें कॉमन एलिमेंट्स, जो कॉमन डिजीज़ आ जाती है, तो ये क्या है, किसकी वजह, कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा और कफ हो जाता है, किसकी वजह से, वायरस की वजह से। देखो हम भी स्कूल में कंफ्यूज होते थे, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक भी बताऊंगी आपको कैसे लर्न करना है। और कुछ सीरियस डिजीज़ होती थी, पोलियो, चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस, कुछ वायरसेस की वजह से ये भी डिजीज़ हो जाती हैं। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री, ठीक है, डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो जो प्रोटोजोआ है, अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो भी हमारे दुश्मन है, तभी हमारे वो चैप्टर का नाम ही है फ्रेंड्स और फो। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री, ठीक है, डिसेंट्री और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, वेयर टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो होते हैं वो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। ओके, यू हैव लर्न। अब देखो मैं भी अपने स्कूल टाइम में कंफ्यूज होती थी, तो इसके लिए एक तरीका है लर्न करने के लिए कि वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी होती है और ट्यूबरक्लोसिस से कौन कौन सी होती है। तो जैसे कि मैं बोल दूँगी कोल्ड, तो मैंने सी लिखा, इन्फ्लुएंज़ा आई लिखा, फिर सी लिखा चिकन पॉक्स, ठीक है, फिर पोलियो, फिर कफ। तो इससे अच्छा चलो मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, CCIPV, मतलब ये पांचों पहले बीमारी हैं और फिर ये किसकी वजह से हो रही है, वायरस की वजह से। कोल्ड, कफ, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंज़ा और पोलियो किससे होती हैं, ये वायरस से होती हैं। ओके, तो ये वायरस से होती हैं, ये वायरस से होने वाली डिजीज़ हैं। और हमारी प्रोटोजोआ से है DMP, मतलब डिसेंट्री और मलेरिया, किसकी वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से। ओके, थर्ड नंबर पे अगर मैं बात कर रही हूँ TTB, क्यों, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, और ये किसकी वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से है। ओके, तो ये आपको लर्न करना है, CCIPV और DMP और TTB। इस तरीके से अगर आप लर्न करेंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं कि कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है। ये हमारे फिगर्स हैं। बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया इस तरीके से दिखाई देते हैं। ओके, तो बैक्टीरियाज अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो हमें कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। आगे अब हम बात करते हैं एलेग। एलेग के अंदर देखो दो हैं, तो हमें एलेग जब हम ऐसे देखते हैं तो हमें इस तरीके से दिखता है, और हम जब सिंगल देख रहे हैं तो सिंगल जो है वो क्लेमाइडोमोनास की तरह दिखेगा। सेम ऐसे प्रोटोजोआ में देखो अमेबा और पैरामीशियम आते हैं, और फंगी में आता है ब्रेड मोल्ड, उसके बाद पेरिबैसिलम, एस्परगिलस, ये आते हैं हमारे। ओके, तो अब हमारा ये दे रखा है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया। तो ये सिंगल सेल्ड होते हैं बैक्टीरिया, सम एलेग एंड प्रोटोजोआ आर, और मल्टी सेल्यूलर, सम सच एज मैनी एलेग एंड फंगी, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, बैक्टीरिया और एलेग की तरह, और प्रोटोजोआ कुछ प्रोटोजोआ की तरह, लेकिन कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं जिसमें कुछ एलेग और फंगी आते हैं। ठीक है, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, वो हर तरीके के एनवायरनमेंट में रह लेते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, मतलब बिल्कुल बर्फ़ की जगह से बिल्कुल गर्म उबलती हुई जगहों पर भी वो रह लेते हैं। डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स, जहाँ पर घास फूस होती है, और डेजर्ट्स मतलब बिल्कुल रेगिस्तान, वहाँ पर भी ये रहते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। अगर हम बात करते हैं तो ये एनिमल्स के साथ साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल्स में ही पाते हैं, हम भी एक एनिमल की ही तरह हैं, ह्यूमन्स भी। तो ह्यूमन्स के अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल
अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। तो अगर मैं बात करूँ, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं, क्या वो ग्रो करते हैं कि अदर ऑर्गेनिज्म से, जबकि वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों के अंदर भी होता है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में करते हैं और ये बेनिफिशियल भी हैं कई जगहों पर, ठीक है, और कुछ जगहों पर हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, जो डिजीज़ मतलब जिसकी वजह से हमें डिजीज़ हो जाता है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो हमारे फ्रेंड्स हैं, तो वो कैसे हैं कि काफ़ी सारे पर्पज़ में हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो ये हमारे लिए अच्छा भी है कि भाई हम लोग खाते हैं तो ये हमें नुकसान नहीं देते हैं, ठीक है। ये क्लीनिंग अप एनवायरनमेंट को है, ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने के उसमें काम आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट होता है इसका, वेजिटेबल पील्स, रिमेन ऑफ एनिमल्स फेसेस एट एक्स्ट्रा, ये सब चीज़ें जो हम एनवायरनमेंट्स में निकलता है इसको क्लीन करते हैं, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। ये सब चीज़ें हमारी यूज़ हो जाती हैं बैक्टीरियाज़ के थ्रू, ये यूज़ हो जाती हैं। ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये बैक्टीरियाज़ जो हैं ये हमारे फ्रेंड्स हैं। जैसे अब हमने कूड़ा फेंका है तो इनमें क्या है, एनिमल्स का वेस्ट है या यहाँ पर, तो ये हार्मलेस हैं, ये नुकसान नहीं देते हम लोगों को, ये हमारे लिए बेनिफिट ये करते हैं कि ये इनको ख़त्म करते हैं, ठीक है, डिकम्पोज करते हैं। अब अगर हम पढ़ते हैं तो ये अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रिकॉल दैट द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरियाज को यूज़ किया था प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में भी, एग्रीकल्चर में भी, सॉइल फर्टिलिटी के लिए, फिक्सिंग नाइट्रोजन को करने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बैक्टीरियाज हमारे क्या हैं, फ्रेंड्स भी हैं और दुश्मन भी हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड और फो। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज वेयर they are rolling in our life as a friend or foe. ओके, अब हमें देखो नाइट्रोजन, अब यहाँ तो हमारा ये फ्रेंड का काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे देखो कैसे कैसे काम करेंगे। अभी तो हम फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे फ्रेंड कैसे हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। देखो, यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। तो मतलब आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि दूध के अंदर हमारा मतलब कुछ बैक्टीरियाज की वजह से वो दही बन जाती है, और उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, लैक्टोबैक्टीरिया। ओके, अब हमने देखा कर्ड कंटेन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिसको लैक्टोबैसिलस बोल रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया होता है, प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बनाने के लिए। तो ये पूछा जा सकता है कि आपका कौन सा बैक्टीरिया वर्क करता है, तो लैक्टोबैसिलस। इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। वो उसको, दूध को जो है फाड़ने और दही बनाने में का हेल्प करता है। ओके, दही बन जाती है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। पनीर बनाने में काम आता है, अचार बनाने में काम आता है, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, और काफ़ी सारे फूड आइटम्स में भी हमारे हेल्प करता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा इडलीज भटूरा इज कर्ड। आप देखो, जब हम इडली बनाते हैं या भटूरा बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें दही की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमारे लिए गुड बैक्टीरियाज हैं और ये थोड़ा सा यीस्ट का काम करते हैं, ठीक है, जो कि फुलाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से इसमें स्पंज आ जाता है। ओके, तो ये इस तरीके के वर्क कर रहे होते हैं। कैन यू गेस वाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। तो जो घोल होता है ना, हम उसको बैटर बोलते हैं। तो फर्मेंटेशन मतलब उसको फुलाने में कैसे काम करते हैं, मतलब कैसे काम आता है, ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, कैसे हेल्प करता है। तो 2.3 में हम पढ़ते हैं, देखो एक्टिविटी में, आधी किलो हमें आटा लेना है या मैदा लेना है, उसमें कुछ चीनी मिलानी है, कुछ गर्म पानी मिलाना है और ईस्ट पाउडर मिला देना है और उसको डो बना देना है, एक सॉफ्ट डो। आटा गूंद लगा देना है। मतलब व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद आप क्या देखेंगे, डिड यू फाइंड द डो राइजिंग। क्या आपको अपना जो डो बनाया था क्या उतना ही साइज का मिल रहा है, नो, इट विल इंक्रीज ना, बढ़ जाएगा नहीं बच्चों। तो इसका क्या है, ये यीस्ट काम कर रहा है यहाँ पर। क्या काम कर रहा है, यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बबल्स। अब क्या यीस्ट ने क्या रिप्रोडक्शन किया, लगातार वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था रेस्पिरेशन के लिए। बबल्स ऑफ द गैस
फिल द डो, बबल्स ऑफ गैसेस भर गई हैं उसके अंदर, एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो इसलिए ये यूज़ किया जाता है। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को है बहुत बड़े लेवल पर भी यूज़ किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए, एसिड बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए। यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वो बड़े लेवल पर कमर्शियल लेवल पर यूज़ किया जाता है यीस्ट को। तो जैसे कि यहाँ पर हमने मतलब जो ये प्लांटेशन करते हैं और उसके बाद जो वाइन वगैरह बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये जूस लेते हैं और जूस के अंदर कीड़े पड़ते हैं, मतलब वो कीड़े पड़ जाते हैं, अल्कोहल का रूप ले लेते हैं, तब वो कन्वर्ट करते हैं, उसको छान के सेल आउट करते हैं। फॉर दिस पर्पज़ यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर, तो यीस्ट जो है वो नेचुरल शुगर को बढ़ावा देती है। प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एट एक्स्ट्रा। तो इन सब में ये क्या करती है, हेल्प करती है, तो ये शुगर देती है इनको, इनके अंदर शुगर प्रेजेंस होता है। ओके, तो फर्मेंटेशन क्या होता है, दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। उसको ये करते हैं, जो ये प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको फर्मेंटेशन बोल रहे हैं। ओके, तो अगर हम देखते हैं फर्मेंटेशन करते हैं तो वो हल्का सा खट्टापन आता है, ठीक है, थोड़ा सा कड़वापन सा आता है, तो वो हमारा फर्मेंटेशन होता है। तो इसके लिए क्या करना है, आधा लीटर मतलब आधा मिलीलीटर हम क्या करेंगे, पानी से भर देंगे, ओके, और ईस्ट पाउडर डाल देंगे, उसको कवर कर देंगे एक गर्म जगह पर और देखेंगे, स्मेल करके देखेंगे 4-5 घंटे के बाद, तो वो अल्कोहल की स्मेल होगी, लाइक अल्कोहल। ओके, तो अल्कोहल की तरह ये स्मेल आउट करेगा। तो ये कन्वर्ट कर देता है जो है स्मेल ऑफ अल्कोहल, जो है एज अ शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, यीस्ट के थ्रू होता है इसमें। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। इसको हम फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं, जो कि हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब हम आगे अगर हम पढ़ते हैं इसके बारे में, देखो इसका किसने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन का, 1857 में लुइस ने। ओके, तो मेडिसिनल जो है यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेयर वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज एंटीबायोटिक्स। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है कि जो आपके एंटीबॉडीज़ में जो वर्क नहीं करने दे रहे हैं, मतलब उसको लड़ने नहीं दे रहे, तो आपके ऐसे जो बैक्टीरियाज और जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में आ गए हैं, उनको वो ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। these days the number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline and erythromycin आर सम ऑफ द, ये क्या है, ये कुछ नाम है जो वो होते हैं हमारे माइक्रोब्स, ये डिजीज़ बनाते हैं हमारे अंदर, फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, ये हमेशा ऐसे ही बैक्टीरियाज हैं। ओके, तो कॉमनली नोइंग एंटीबायोटिक्स, इनको एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं, विच आर मेड फॉर फंगी एंड बैक्टीरिया, जो कि किससे बनते हैं, फंगी और बैक्टीरिया से। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेज। तो हमें बचने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है अलग अलग बीमारियों से। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। तो पोल्ट्री में भी डाल देते हैं, पोल्ट्री जो होती है हमारी, जो मतलब एनिमल्स जहाँ रहते हैं, उनको भी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, उनके खाने में हम मिक्स करते हैं, उनको देते हैं कि उनको भी बीमारियों से बचे रहें। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़, और ये काफ़ी सारे प्लांट डिजीज़ में भी हमारे प्रोड्यूस मतलब सेव करते हैं, हमें क्योर करते हैं, बचाते हैं। तो प्लांट्स में भी जो अगर आपने देखा हो तो नीचे की तरफ लग जाते हैं कीड़े से, जो वाइट कई बार हमें दिखते हैं और कई बार नहीं भी दिखते हैं, तो ये उसको बचाने के लिए हम इनको भी पौधों में भी डालते हैं, पौधों के
डिजीज से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। ऑल्सो you must complete the course prescribed by doctor. If you take antibiotics when no needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need in future. अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपने मतलब डॉक्टर की सलाह के बिना आप अपनी बॉडी में एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, तो बच्चे एक टाइम आता है जिसके बाद आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स वर्क करना बंद कर देती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी बॉडी में उसकी आदत पड़ चुकी है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर वर्क नहीं कर पा रही है, आपको वहाँ लड़ने की क्षमता नहीं दे रही है। कई लोग क्या करते हैं, कोर्स पूरा नहीं करते हैं तो फिर वो दोबारा बीमार पड़ जाते हैं, और कई लोग एक्स्ट्रा दवाई पी लेते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है कि वो रॉन्ग डोजेस ले लिए, गलत डोज ले लिए, जिसकी वजह से उनको इफ़ेक्ट ही करना बंद कर देती है दवाई फ्यूचर में। तो एंटीबायोटिक्स टेक अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। एंटीबायोटिक्स का अगर हम अननेसेसरीली यूज़ करते हैं, बिना बात के यूज़ करेंगे हमारी बॉडी में, तो जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी में, वो ख़त्म हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। एंटीबायोटिक्स कैसे भी मतलब इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं कई बार कोल्ड में और फ्लू में, क्योंकि वो वायरसेस से होते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, इफ़ेक्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि फ्लू और कोल्ड जो हुआ है वो वायरस की वजह से हुआ है कि आपने किसके साथ बैठे हुए थे, जो आपको वहाँ पे किसे स्नीज़ करी तो वहाँ पर आपके ऊपर आ गया और आप बीमार पड़ गए हो। तो वहाँ पर भी अब आपको मेडिसिन वर्क नहीं कर पाती है, चाहे कितनी भी आपको दवाइयाँ दे दो। तो अब देखो, व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स आवर बॉडी, जब माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। जो तो एंटीबॉडी क्या करती है, हमारी लड़ने की, टू फाइट द इन्वेडर, मतलब कि उससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता देती है हमें। ओके, तो इस तरीके से जैसे अब हम हैं, ठीक है, तो अब हम जब डिजीज़ से लड़ेंगे, एंटीबॉडीज़ होगी, तो इन्वेडर मतलब जो हमारे आएंगे, उससे द बॉडी जो है रिमेंबर करती है हाउ टू फाइट द माइक्रोब, माइक्रोब से कैसे लड़ना है। इफ़ इट एंटर्स अगेन, वो दोबारा घुसेगा तो। इफ़ डेड और वीकेंड, मतलब ये मर जाता है, ये कमज़ोर हो जाता है, आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, तो उसको हम हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we protected. अब देखो एंटीबॉडीज़, देखो बच्चों क्या हुआ यहाँ पर, अगर वो मर जाते हैं और उनको दोबारा, हम उस बॉडी को हेल्दी बॉडी कह देते हैं, क्योंकि वो बीमार कम पड़ते हैं, है ना, क्योंकि भाई उनके तो बैक्टीरिया सारे मर गए या कमज़ोर हो गए, जो हमारे नुकसान दे रहे थे माइक्रोब्स, वो मर चुके हैं या कमज़ोर हो चुके हैं, तो इसकी वजह से अब वो जल्दी बीमार नहीं पड़ रहे हैं, तो उनको हम हेल्दी बॉडीज़ के नाम देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनकी जो एंटीबॉडीज़ है, मतलब जो उनके अंदर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होने चाहिए उनसे लड़ने के लिए बीमारी से, वो उनके रेगुलरली प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना, तो वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एंटीबॉडीज़ जो होंगी इस तरीके से, देखो हमारी बॉडी है, ठीक है, और ये बीमारी हैं, तो ऐसे आएंगे, तो ये फाइट करने के लिए ऑलवेज प्रिपेयर है। ओके, तो जब ऑलवेज प्रिपेयर रहेगी और सारे मर चुके होंगे बैक्टीरियाज, तो फाइट किससे करनी है, किसी से नहीं, और आराम से टाइम टू टाइम जब एंटीबॉडीज़ हमारी प्रिपेयर होती रहेगी, प्रोड्यूस होती रहेगी, तो हम बीमार कम पड़ेंगे। ओके, तो आप लोगों को ये याद रखना है, एंटीबॉडीज़ क्या चीज़ होती है। एंटीबॉडीज़ वो होती है जो हमारी बॉडी में लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करती है। ओके, और डिज़ीज़ को एंटर नहीं करने देती है। जो डिज़ीज़ वाले माइक्रोब्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी में नहीं आ पाते हैं, और आते हैं तो ये उनको मार देते हैं या डेड कर, मतलब वीक कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करती है ऐसे माइक्रोब्स को जो कि हमारी बॉडी में लड़ने के लिए क्षमता, मतलब तैयार रहते हैं ऐसे माइक्रोब से जो हमें बीमार करते हैं। ओके, अ फॉर्म ऑफ डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, हमेशा ही मतलब ऐसे होता है,
तो दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स, मतलब वैक्सीन कैसे काम करती है। सेवरल डिजीज़, कुछ डिजीज़ हैं इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। अब आप सुना होगा जब आप छोटे होते हो तो आप लोगों को इंजेक्शंस लगते हैं, हम लोगों को सबको इंजेक्शंस लगते हैं जस्ट बिकॉज वैक्सीनेशन होती है। वैक्सीनेशन इसलिए होती है कि वो आगे हमें मतलब हमें प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं कि ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना चुके हैं इनके लिए कि ये बीमारी जब एंटर करेगी तो आपकी बॉडी में काम नहीं कर पाएंगे। कैन यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ दीज डिजीज़? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से बता सकते हो कि आपको कौन कौन से इंजेक्शंस लग चुके हैं। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़, क्योंकि इन डिजीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन होना बहुत ही मैंडेटरी है। अपने आसपास के हॉस्पिटल्स में जाके हमें इंजेक्शंस लगवा लेने चाहिए, वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। अगर एडवर्टाइजमेंट आपने देखी हो टीवी में, न्यूज़पेपर में, हर जगह दिया जाता है कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड कि मतलब पोलियो के लिए है ना, पोलियो प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं, पल्स पोलियो प्रोग्राम वगैरह, और वर्ल्ड वाइड कैंपेन होता है ये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, हर जगह है। स्मॉल पॉक्स भी मतलब इरेक्शन होता है, उसको बचाने के लिए हमारे काफ़ी सारे पार्ट्स में, वर्ल्ड के काफ़ी सारे पार्ट्स में इसके लिए काम चलता है। ठीक है, वैक्सीन्स जो हैं वो बड़े पैमाने पर काम कर रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, प्रोटेक्ट कर रही है ह्यूमंस को और अदर एनिमल्स को भी काफ़ी डिजीज़ से। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी का मतलब है कि कुछ बैक्टीरियाज हैं जो फिक्स होते हैं नाइट्रोजन, जो कि एटमॉस्फेयर में होते हैं, जो हमारे सॉइल में जाते हैं जिसके थ्रू विद नाइट्रोजन के थ्रू, और वो इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी को। तो उन माइक्रोब्स को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं और उसका असली नाम है रिजोबियम। क्या नाम है? रिजोबियम। क्लीनिंग द एनवायरमेंट, देखो बूजो और पहेली ऑब्जर्व कर रहे हैं स्कूल के गार्डनर को खाद बनाते वक्त, मैन्योर बनाते वक्त। तो अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ दे कलेक्टेड वेस्ट, वो वेस्ट इकट्ठा करते हैं प्लांट्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स, अपने आसपास के गार्डन और हाउसेज में जाके, और वो एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें अपना वेस्ट जितना भी इकट्ठा करते हैं वो सारा डाल देते हैं। कुछ टाइम के बाद वो देखते हैं कि ये मैन्योर में चेंज हो चुका है, डिकम्पोज हो गया और ये मैन्योर में कन्वर्ट हो गया है। तो अब ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ। बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड, कि मतलब ये कैसे हो गया। अब ये दोनों इस बात में सोच रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या किया, एक्टिविटी आ गई। एक्टिविटी के अंदर देखो 2 पोर्ट्स लेने हैं, हाफ सॉइल के साथ फिल कर देना और ए और बी उस पर लिख देना है। और प्लांट ए के जो पोर्ट ए होगा उसके अंदर हम प्लांट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का वेस्ट डालेंगे, और जो बी होगा उसको हम एम्प्टी ग्लासेस, पॉलीथीन बैग्स, टूटे हुए प्लास्टिक्स, ये सब डालेंगे। तो ऑब्जर्व करना है 3-4 हफ्ते के बाद, तो हम डिफरेंस देखेंगे क्या कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए, जो ए में होगा वो जो है हैज़ बिन डिकम्पोज्ड, तो वो प्लांट वेस्ट जो होगा पोर्ट ए के अंदर वो डिकम्पोज हो चुका होगा। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। द प्लांट वेस्ट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय दिस एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। अब क्योंकि यहाँ पर किसने काम किया, माइक्रोब्स ने यहाँ पर काम किया, तो माइक्रोब्स की वजह से क्या हुआ, ये डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में। किस में कन्वर्ट हो गया, माइक्रोब्स के एक्शन के थ्रू। ठीक है, तो माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आप नहीं देख सकते हो, उनके थ्रू हो गया। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन, और जो कि न्यूट्रिएंट्स रिलीज कर दिया मतलब तैयार हो गया है किसके लिए, आगे नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए हमें प्लांट्स को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बोटल्स एंड ब्रोकन टॉयज आर पार्ट्स डिडंट अंडरगो एनी सच चेंजेस, मतलब उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ, कन्वर्ट नहीं हुआ खाद में। ठीक है, यू ऑफन, अक्सर हम क्या देखते हैं कि जो लार्ज अमाउंट हमें दिखता है डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, डिकेइंग प्लांट्स वगैरह जो सड़ रहे होते हैं, गल रहे होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, जो ज़मीन पर, वो क्या होते हैं, वो कुछ टाइम बाद डिकम्पोज जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से और कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स, जो कि यही सब्सटेंसेस अदर एनिमल्स और अदर प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल, उसको हार्मफुल और स्मेली जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। ये जो गुड माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। ठीक है, तो जो पोर्ट बी में था ना, वो सारा प्लास्टिक मटेरियल था, वो उनके अंदर कोई माइक्रोब्स था ही नहीं, तो इसलिए क्या हुआ, वो नुकसानदायक रहा, प्रॉब्लम में रहा।
ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? अगर ना समझ आए तो बताना, क्योंकि पोर्ट ए में और पोर्ट बी में अब स्मेल ही है। देखो कोई चीज़ स्मेल कर रहा है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, ख़त्म कर। डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनाइजेशंस, अब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब इसके बारे में देखो, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें डिजीज़ कॉजिंग बोला जाता है। ओके, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जो जिनकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती हैं, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। उसको पैथोजेंस बोलते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और ये स्पॉइल फूड मतलब जो ख़राब हो चुका था खाना, कपड़ा, लेदर, इन सब चीज़ों पे होता है, तो इसकी वजह से पैथोजेंस होता है। और लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में हम और पढ़ेंगे। डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस मत भूलना, क्योंकि ये आपका नाम आएगा डिफाइन पैथोजेंस। डिफाइन पैथोजेंस लिख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। ओके, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। पैथोजेंस एंटर आर बॉडी, पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू द एयर वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, द वाटर वी ड्रिंक, जब हम पानी पीते हैं, और द फूड वी ईट, जब हम खाना खाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। अब हमें ये होता कैसे, अब जैसे हमने पानी पिया, खाना खाया, तो ये डिजीज़ मतलब ये हमने जीवाणु जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है किसी को, तो हम क्यों, मतलब चिकन पॉक्स एक इन्फेक्शन बीमारी है, तो हम वहाँ पर भी दूर हो जाते हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो हमें भी हो जाएगा, इन्फेक्शन है ये, ठीक है। और किसी एनिमल को भी इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें उससे कॉन्टैक्ट थोड़ा दूर रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो पहुँच जाती हैं। Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। जो अब देखो, कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो माइक्रोबल, मतलब जो आपको दिखेंगे नहीं, आपके इन्फेक्शन हो रखा है किसी को, आप उससे मिलने गए हो, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, आप हेल्दी हो फिर भी, चाहे बाय एयर हो रहा है, वाटर अगर आपने पी लिया, उसका जूठा खाना खा लिया, या फिजिकल कोई कॉन्टैक्ट हो गया, आप मिल गए, गले मिल लिया, या कुछ भी है, तो वहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज होता है, सच एज लाइक कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी बीमारियाँ होती है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, स्नीज, किसी को छींकें आ रही है, कोई फाइन ड्रॉपलेट्स है, मतलब मॉइस्चर कैरिंग कर रहा है, थाउजेंड ऑफ वायरसेस, उसके अंदर बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं और स्प्रेड इन द एयर, जो कि एयर में चले जाते हैं, क्योंकि आज जब आप स्नीज कर रहे हो, छींकते हो, तो बहुत सारे वायरस आपके बाहर आ जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, और एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन, क्योंकि वो क्या है, इन्फेक्शन की वजह से वो एंटर कर जाते हैं हेल्दी पर्सन की बॉडी में भी, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि स्नीज आती है, छींक आती है, तो हमेशा कपड़ा यूज़ करो या फिर हैंड यूज़ करो। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरीज ऑफ डिजीज़। अब कुछ एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो कैरी करते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ सच कैरियर। अगर हाउस फ्लाई को हम मक्खी की बात करें, तो मक्खी की वजह से भी काफ़ी सारी बीमारी होती है, क्योंकि वो पहले जाकर गार्बेज, कूड़े पे बैठती है, एनिमल्स के डंग्स पे बैठती है, मतलब एनिमल्स के एक्सक्रीटा पे बैठती है, जो बाहर निकल जाता है, मतलब मल पे हैं। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडी, पैथोजेंस उनकी बॉडी में होते हैं, और व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, जब वो अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठ जाते हैं तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं पैथोजेंस को, जो कि हम खा लेते हैं और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये एडवाइस है कि कीप फूड कवर्ड, हमेशा फूड को कवर करके रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कंज्यूमिंग, मतलब खाना खाने से पहले अनकवर्ड फूड को नहीं खाना चाहिए। एग्जाम्पल है, देखो कैरी कर रहे हैं इस वन फीमेल एंटोफिल्स मॉस्किटो जो होता है, एनोफिल्स मॉस्किटो होता है, वो हमेशा पैरासाइट ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया ही फैलाती है, ठीक है। मच्छर का नाम याद कर लेना, फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरी, ये डेंगू फैलाता है और वो मलेरिया फैलाती है। एनोफिल्स जो है फीमेल, वो मलेरिया करती है, और एडीज मॉस्किटो जो है वो डेंगू करते हैं, ओके। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, सारे मॉस्किटोज पानी से ही आते हैं, ठीक है। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट कि एनीवेयर, की मतलब कहीं भी पानी इकट्ठा मत होने दो, कूलर हो, टायर हो, फ्लावर पॉट हो, एटक्स्ट्रा कहीं भी हो, तो पानी को इकट्ठा ना होने दो, क्योंकि पानी से ही मच्छर पैदा होते हैं।
बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। अब हम मॉस्किटोज़ की ब्रीड मतलब मॉस्किटोज़ को जन्म लेने से हम रोक सकते हैं, कैसे? अपने आसपास के वातावरण को क्लीन करके, एनवायरमेंट को। तो ये लिस्ट जो है मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अभी मलेरिया होने से बचाएगा। ह्यूमन डिजीज़, अब देखो ट्यूबरक्लोसिस किसी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, एयर में होता है ये, ठीक है। अब कैसे बचेंगे? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, आइसोलेशन में होना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स टू द पेशेंट, मतलब उससे सिर्फ एक ही बंदा होना चाहिए, और वैक्सीनेशन होना चाहिए। मैसल्स है, मैसल्स भी वायरस से होता है, एयर से। जो एयर से होते हैं उनसे कैसे रहते हैं? चिकन पॉक्स है, ये सब चीज़ें हैं। ये लिस्ट आपको याद हो जानी चाहिए, कौन सी डिजीज़ किससे, ये इंपॉर्टेंट है। अब है ये हमारे कॉमन डिजीज जो अब अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडीज़ को, ह्यूमंस को। देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन फिगर 2.1। ओके, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स में होते हैं, एनिमल्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। जरूरी नहीं है सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिर्फ प्लांट्स और ह्यूमंस को ही इफेक्ट होता है, बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन, एंथ्रेक्स जो है वो एक डेंजरस ह्यूमन मतलब एक है। एंड कैटल डिजीज़ मतलब जो उनके बच्चे होते हैं उनके अंदर कोज्ड बाय बैक्टीरियम, कि ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। फूट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज कोज्ड बाय वायरस, और फूट और माउथ डिजीज़ जो होती है वो वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। तो एंथ्रेक्स एक डेंजरस होता है, डिजीज़ ही होता है, ये भी समझ लो, ठीक है, ये डिजीज़ ही है। अब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट, अब ये प्लांट में, अब प्लांट में क्या होता है? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब वो क्या करती है, जब डिजीज़ हो जाती है ना पेड़ पौधों में, तो वो ना फसल नहीं उग पाती है ना। ऑफ सम सच प्लांट डिजीज़, मतलब कुछ जो है मतलब उनकी वजह से हमारी खेती बाड़ी नहीं हो पाती है। जब खेती बाड़ी नहीं होगी तो ऑब्वियसली अब डिजीज़ हो गया, तो डिजीज़ से हमारे पेड़ पौधे को कोई भी ग्रो नहीं हो पा रहे हमारे, मतलब खेत में ऐसे ही फसलें हमारी ख़राब हो जाती हैं। इसीलिए हमें मैन्योर यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। दे कैन कंट्रोल बाय द, अब उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिट्रस कैंकर होता है बैक्टीरिया के थ्रू, जो एयर के थ्रू होता है। रस्ट ऑफ व्हीट फंगी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना टेबल। रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, तो व्हीट का जो कूड़ा होता है उसकी वजह से, धान का, ठीक है, फंगी हो जाता है। एयर सीड्स जो एयर्स में जाते हैं, हवा में उड़ते हैं, तो ये आपका याद रखना है। CCBA मतलब सिट्रस कैंकर, क्या बोलोगे? सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया एयर, रस्ट फंगी एयर सीड्स, तो आपको कैसे याद करना है? RWFA। कैसे? रस्ट ऑफ व्हीट, फंगी, एयर सीड्स, एयर में है। येलोविन, अब येलोविन मोसैक ऑफ भिंडी, भिंडी मतलब ओकरा में होता है, तो अब आपको क्या याद रखना है? OVI मतलब ओकरा, वायरस, इंसेक्ट, जो कि इंसेक्ट से होता है, कीड़ों से। ओके, यूज़ द सर्टन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को मारने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए? कुछ केमिकल्स आते हैं, उनको यूज़ करना चाहिए, जिन्हें हम पेस्टिसाइड्स भी बोलते हैं। फूड पॉइजनिंग, बूजो ने इनवाइट कर लिया अपने फ्रेंड को पार्टी में, मतलब उसके फ्रेंड ने उसको इनवाइट कर लिया था पार्टी के लिए, और वो मतलब ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ, उसने बहुत सारा खाना खा लिया अलग अलग तरीके की। ऑन रीचिंग होम, जब वो घर पहुंचा तो उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई, और क्या हुआ, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो डॉक्टर ने बताया कि ये कंडीशन क्या है? फूड पॉइजनिंग की। तो पहली वंडर्स मतलब पहली सोचने लग गई कि ये क्या हो गया, फूड पॉइजन मतलब फूड पॉइजनिंग को ड्यू टू द consumption of food spoiled by some organisms, microorganisms that grow on food sometimes produce toxic substances। अब क्या मतलब, उन्होंने ये सोचा कि फूड पॉइजनिंग जो है क्या कर सकते, मतलब कंजप्शन करती, कंज्यूम कर ले, हमने जो फूड पॉइजनिंग कंज्यूम करी है फूड से, जो खराब फूड थे उसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन। तो ये अब क्या होता है, जो फूड होता है वो एक पॉइजनस बन जाता है,
जहरीला बन जाता है, सीरियस इलनेस हो जाती है, इवन डेथ तक हो जाती है बच्चों फूड पॉइजनिंग की वजह से। अगर आप खुला खाना खाते हो, हाथ नहीं धोते हो आप खाते वक्त, या कुछ भी ऐसी हरकतें करते हो, तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग, जो हमें बाजार का खाना हम ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और फूड पॉइजनिंग से हम बीमार तो पड़ते हैं, साथ में कई बार डेथ भी हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट बीइंग स्पॉइल्ड। जो खराब हो गया है उसे हमें फेंक देना चाहिए, हमें नहीं खाना है। ओके, तो हम उससे बचना चाहिए खराब फूड को खाने से। फूड प्रिजर्वेशन, अब फूड प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है? प्रिजर्वेशन मतलब बचाना। फूड को कैसे बचाते हैं? अब हम चैप्टर 1 में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि मेथड्स और स्टोर ऑफ फूड ग्रेन्स कैसे होता है। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे करते हैं क्या, पके हुए खाने को, क्योंकि अभी हमने कच्चे ग्रेन्स के बारे में सोचा। चैप्टर 1 में हमने ग्रेन्स के बारे में पढ़ लिया कि कैसे उसको सेव किया जाता है, कैसे उसको बचाया जाता है। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है चैप्टर 2 के अंदर, कि हम कुक्ड फूड को कैसे सेव करते हैं। क्या करते हैं? कुक्ड फूड को हम कैसे बचाएंगे। ठीक है, तो ये हमें फूड पॉइजनिंग के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, और नहीं हुआ है तो आपको पता होना चाहिए फूड पॉइजनिंग कैसे होती है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया है कि कैसे हमें फूड को स्टोर करना है, बचाना है अनाज को। ठीक है, अनाज, ग्रेन्स मतलब अनाज। अब हमें क्या करना है? हमें कुक्ड फूड के बारे में बात करनी है बच्चे। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। हम घरों पे कुक्ड फूड जो खाना बनाते हैं उसको कैसे बचाएं। यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। अगर आपने रोटी बनाई और आपने यूज नहीं की तो वहाँ पर अगर मॉइस्चर आ गया तो क्या होगा? फंगस आ जाएगा, क्योंकि हम कैसे रोल में रखते हैं और कैसे रोल में रखते हैं तो वहाँ पर मॉइस्चर आ जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल। स्पॉइल्ड जो खराब खाना होता है उसमें बहुत गंदी बदबू आती है, एंड एज अ बैड टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और चेंज कलर भी हो जाता है कई बार खाने का। स्पॉइलिंग द फूड अ केमिकल रिएक्शन। क्या है मतलब ये जो खराब होता है ये क्या केमिकल रिएक्शन है? अब हमने ये सोच रहे हैं। अब देखो इसमें आपको पता चला, कभी भी आपने खाना देखा होगा, आप रख देते हो और ख़राब हो जाता है तो उसकी स्मेल से ही हमें पता चल जाता है कि खाना ख़राब हो गया है। टेस्ट करके देखते हो तो भी पता चल जाता है, और इवन कई बार कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि क्या वो खाना मतलब जो ख़राब खाना होता है वो केमिकल रिएक्शन है। पहेली बॉट सम मैंगोज। अब पहेली ने कुछ मैंगोज ले आई एंड शी कुडंट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिन तक नहीं खाया। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। वो सड़ गए और ख़राब हो गए। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी इज़ कन्फ्यूज। अब वो ये कन्फ्यूज हो गई कि मेरी दादी ने जो अचार बनाया था या नानी ने जो अचार बनाया था वो तो नहीं ख़राब हुआ, वो भी तो मैंगो का ही था, और ये क्यों ख़राब हो गया, मतलब ये क्यों इतनी जल्दी ख़राब हो गया भाई। ये कन्फ्यूज़ हो गई वो। अब क्या करना है? अब हम पढ़ेंगे भाई केमिकल मेथड। हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल मेथड हमारे खानों में हम कैसे, मतलब लेट्स स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। हम कैसे उसको बचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से। इसलिए सोल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हम सॉल्ट नमक डाल देते हैं, एडिबल ऑयल्स डालते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है वहाँ पर चेक करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम प्रिजर्वेटिव्स भी बोलते हैं। मतलब हम उसको बढ़ने नहीं देते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता है, मतलब यहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर पाता है, ग्रो नहीं कर पाता है। वी ऐड सोल्ट और एसिड। कई बार हम क्या डालते हैं? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब चीज़ें डाल देते हैं। तो प्रिजर्वेशन टू पिकल्स। अब हमने सिरका डाल दिया है ना, विनेगर डाला, तो विनेगर से भी हमारा वो प्रिजर्वेटिव में एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बी सल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, और देयर आर ऑल्सो यूज इन जैम्स और स्क्वेसेस। इसमें यूज़ किया जाता है इसको
प्रिजर्वेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट बाय कॉमन सॉल्ट, अब नॉर्मल नमक से कैसे होता है, चीनी से कैसे होता है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जो कॉमन नमक होता है ना, हैड बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। ये किसके लिए यूज़ करते हैं? नमक जो यूज़ करते हैं वो मीट को और फिश को थोड़ा लंबे समय तक चलाने के लिए हम सूखे नमक में इसको डाल देते हैं, सूखा नमक डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये खराब नहीं होता है जल्दी। ठीक है, मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि मतलब उसको बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो इसलिए उसको ड्राई सॉल्ट डाल के छोड़ देते हैं। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला को भी प्रिजर्व करने बचाने के लिए हम जो है यूज़ कर लेते हैं। कच्चा आम, टैरामिंड मतलब टैमारिंड क्या होता है? इमली। तो इन सबको बचाने के लिए क्या करते हैं? नमक यूज़ करते हैं। ठीक है, कि वहाँ पर क्या होता है? बैक्टीरिया नहीं बन पाते, बैक्टीरियाज नहीं प्रोड्यूस हो पाते हैं। ओके, प्रिजर्वेशन, देखो सॉल्टिंग, अब आपको ये याद हो जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ को बचाना है। सॉल्ट कौन कौन चीज़ों को बचाता है, क्या क्या चीज़ें बचाता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, अब शुगर के थ्रू जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। अब ये तो शुगर से बचाया जाता है। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर, शुगर क्या कर रहा है? मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल्ड फूड, जो कि खाने को मतलब ख़राब करते तो वो ग्रो नहीं कर पाते, बढ़ नहीं पाते। ऑयल और विनेगर, तो ऑयल और विनेगर जो है स्पॉइलेज ऑफ पिकल को बचाता है, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरमेंट, कि इस एनवायरमेंट में नहीं रह पाते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्वेटिव बाय दिस मैथड, इनको भी कई बार हम इस मैथड से बचाते हैं। ओके, तो वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, फिश है एंड मीट है, इन सबको भी हम ऑयल और विनेगर से बचाते हैं। ओके, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, अब कई बार हमें गर्म चीज़ें कुछ गर्म रखना पड़ता है और कुछ ठंडा रखना पड़ता है, उससे बच जाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और कई बार हम दूध लेके आते हैं, दूध को उबाल कर ही क्यों हम यूज़ करते हैं? क्योंकि उससे भी काफ़ी सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं। ओके, तो वो दूध को ख़राब नहीं कर पाते हैं। अब वी कीप आर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, जब हम अपना खाना जो है रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, वहाँ पर भी नहीं आ पाते हैं और ना ही वो रिप्रोड्यूस हो पाते हैं। पेस्चराइज्ड मिल्क जो आजकल हम लेते हैं विदाउट बॉइलिंग, एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि पेस्चराइज्ड होती है, पहले से उबाला हुआ होता है। द मिल्क इज़ हीटेड टू 70 डिग्री टू 15 to 30 सेकेंड, ये उबाला जाता है इतनी देर के लिए और उसको ठंडा करके स्टोर किया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, के माइक्रोब्स ना आ पाए, ये इसलिए पेस्चराइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। और लुईस पास्चर ने ही इसको डिस्कवर किया था, इसलिए पेस्चराइजेशन नाम रखा गया है। ओके, स्टोरेज और पैकिंग, तो ये जो ड्राई फ्रूट्स इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड, जो सील्ड मतलब एयर टाइट पैकेट्स में डालते हैं, वो भी इसीलिए डालते हैं एयर टाइट में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आ पाए, क्योंकि उसमें क्या होता है नाइट्रोजन गैस होती है ना, नाइट्रोजन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है वो नहीं रिप्रोड्यूस हो पाते हैं और अटैक नहीं कर पाते हैं। अब है नाइट्रोजन फ्लैक्सेशन, अब हमने पढ़ा है बैक्टीरियम रिजोबियम इन क्लास 6 and 7th। ओके, इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट, पल्सिस मतलब दाल वगैरह में, ठीक है, लेंटिल्स में। रिकॉल द रिजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स, रूट्स में रहता है ये लेगुमिनस प्लांट के, लेंटिल्स के अंदर मतलब दालों के अंदर, पल्सिस के। सच एज बीन्स, पीज, इनके अंदर भी होता है। विद विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, समटाइम नाइट्रोजन गैस फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। तो अब क्या होता है, ये एक्शन ऑफ लाइटनिंग होती है, मतलब कि उसके लाइट होती है उसकी वजह से, इसलिए चमकदार होती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट, एटमॉस्फेयर में हमारे मतलब नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन होता है। तो यू मे वंडर हाउ, कि कैसे, मतलब कि हम सोचने में बैठ जाते हैं कि कैसे क्या हुआ, ये लेंटिल्स ऐसे चमक क्यों रही है, शाइन क्यों कर रही है। लेट अस अंडरस्टैंड, अब इसके बारे में पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में कि क्या होता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस है। ओके, ये याद रखना, 78% नाइट्रोजन गैस, और ये इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट्स ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड,
और विटामिन, इन सब में ये पाया जाएगा भाई, ये सब का हिस्सा है, इन सब के अंदर होता ही होता है। जो एटमॉस्फेरिक है, ओके, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली टेकन बाय टेकन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब नाइट्रोजन जो गैस है, ठीक है, वो मतलब नहीं ले सकते हैं डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स, ओके। सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, एंड ब्लू ग्रीन एलेग, ठीक है, प्रेजेंट इन द सॉइल, फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं, ये रट लेना, ये आता ही आता है, ठीक है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, तो ये इसको कन्वर्ट करने के लिए, अब ये सॉइल है, ये फ्लावर है या कोई भी प्लांट है हमारा, तो इसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हमारे, अगर हमने कभी नोटिस किया हो तो प्लांट के आसपास हम पानी डालते हैं तो वो ग्रीन ग्रीन हो जाता है। वो ग्रीन ग्रीन जो होता है वो नाइट्रोजन गैस को इनटेक करने के लिए होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इन दोज यूजेबल कंपाउंड्स, कंपाउंड में चेंज हो जाता है। इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, जो कि मिट्टी के यूज किया जाता है रूट सिस्टम के थ्रू, ओके, रूट सिस्टम के थ्रू किया जाता है यूज। और ये हमारा उसके नाइट्रोजन इज देन, मतलब उसको हम सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है, सिंथेसिस मतलब ऑफ प्लांट्स प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स, एनिमल्स जो है फीड कर, मतलब खिलाते हैं प्लांट्स को, क्योंकि खा जाते हैं ना। गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब एनिमल और प्लांट दोनों मर जाते हैं तो बैक्टीरिया फंगी जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस, मतलब उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं प्लांट्स को अगेन से, और वो दोबारा ही मिट्टी के अंदर मिल जाता है, जिसके अंदर वो मिट्टी के थ्रू वापस प्लांट के अंदर चला जाता है, ओके। तो ये नाइट्रोजन साइकिल है। अब नाइट्रोजन साइकिल को हम थोड़ा सा अभी आगे और पढ़ लेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल है क्या चीज़। अब ये देखो इसमें क्या बोला है, एज अ रिजल्ट जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, वो हमारी कम और ज़्यादा होती रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब लगभग 78% है तो 70-80% रहती है, जस्ट बिकॉज कि कभी कम हो रही है तो कभी ज़्यादा हो रही है, वैसे लगभग सेम ही रहती है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना, ओके। अब नाइट्रोजन साइकिल आता ही आता है। अब नाइट्रोजन साइकिल के अंदर सबसे पहले क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेप। देखो फर्स्ट सेकंड आप कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होता है, लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग के बाद कंपाउंड हो जाता है, मतलब वो सॉइल में चला जाता है नाइट्रोजन। उसके बाद बैक्टीरिया टर्न कर देता है किसमें, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन के अंदर, फिर वो एटमॉस्फेरिक में जाता है, फिर वो नाइट्रोजन फिक्स कर देता है बैक्टीरिया के अंदर, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है, फिर बैक्टीरिया जो है उसको फिक्स करता है, ठीक है। फिर यहाँ से फिर से वो कंपाउंड में जाएगा, ठीक है। कंपाउंड में जाकर अब क्या करेगा, फिर से बैक्टीरिया टर्न करेगा, फिर वहाँ से जब टर्न कर लेगा, फिर जब बैक्टीरिया टर्न कर लेगा, फिर ये यहाँ से पहुँचेगा ऊपर, फिर अब हमने क्या, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन जो है वहाँ पहुँचा, तो अपटेक बाय प्लांट्स ले लेंगे, फिर एनिमल्स खा लेंगे उसको, प्लांट्स को, फिर जो है वो निकालेंगे या डेड हो जाएंगे, तो फिर वो यूज़ हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, रट लेना, मैं कह रही हूँ 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब एंड लाइक।